आज के इस सिविल सेवा 2025 के इस कार्यक्रम में मंचासीन मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, पीसीसीएफ ऑफ अरिजीत बनर्जी, मुख्य वक्ता अनिल स्वरूप जी, सेवानिवृत्त आईएएस, मेरे सामने बैठे सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सभी मेरे अधिकारीगण भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं लोक सेवा दिवस 2025 की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यह दिन सभी लोक सेवकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1947 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दिल्ली में संबोधित किया था और इसी उपलक्ष्य में हम 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ये दिन है, क्योंकि उस समय 2047 में देश की जो परिकल्पना थी, देश का जो विचार था, देश का जो सोच था, वे उस ओर इंगित करता है। और उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण में लोक सेवकों को स्टील फ्रेम अर्थात देश की शासन व्यवस्था की रीढ़ कहा था, और यह वास्तविकता है। आज के समय में और उस समय उन्होंने कहा था, मेरे को कोई अंतर नजर नहीं आता। ये जो उन्होंने कहा वो ही आज के परिदृश्य में है। लोक सेवा दिवस मनाने का उद्देश्य लोक सेवकों के योगदान को पहचान कर उनको सम्मानित करने का भी है और उन सम्मानित होने वालों से प्रेरणा लेने का भी है। मैं अच्छे कार्य हेतु सीएम एक्सीलेंस अवार्ड एवं लोक शिकायत निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समस्त पुरस्कृत लोक सेवकों को बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। लोक सेवा का अर्थ निस्वार्थ भाव से जनता की भलाई के लिए कार्य करना है, बिना किसी स्वार्थ के, निष्ठा के, ईमानदारी से कार्य करना ही सच्ची लोक सेवा है। मैं जब आपसे मिलता हूं, पहले भी मैंने कई बार कहा है, जो श्रेणी मेरे सामने बैठी है ये देश की उत्कृष्ट श्रेणी है। जब इसका विचार 1947 या उससे पहले जब उन मनीषियों के दिन में यह विचार आया होगा, उन्होंने इसका सिलेक्शन कैसे होगा ये कोई ऐसे ही नहीं किया होगा। उन्होंने चिंतन, मनन, मंथन करने के बाद ये बात निकली होगी कि हमारे लोक सेवक कैसे होने चाहिए और वो किस प्रक्रिया से निकलते हुए हमारे इस राष्ट्र की भावना को देखते हुए हमारे राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए उनके मन में क्या क्या कल्पनाएं आई होंगी उस समय की, और उन्होंने आपके बारे में क्या क्या सोचा होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि विरासत में जो हुआ है, उन्होंने जो किया है, उसको संभालने की जरूरत आज की इस पीढ़ी को है। ये दिवस तो मनाते हैं, लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, कोई दिवस साल के अंदर 1-2 दिवस ऐसे भी तय हों
पर हमारा मंथन हो, चिंतन हो कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से ऐसे कौन कौन से मान बिंदु हैं जिन पर आज के परिदृश्य में काम करने की आवश्यकता है। कौन सोचेगा? हम सब आपको ही सोचना है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़े प्रजातंत्र के लोग हैं। इस प्रजातंत्र की बुनियादी ढांचों को मजबूत करने का काम हम सब का बनता है, लोक प्रशासन का ज्यादा बनता है। इसलिए मैंने कहा है कि 1-2 दिन ऐसे सुनिश्चित किए जाएं जिससे हमारे काम का भी आंकलन हो, देश के परिदृश्य के बारे में भी आंकलन हो कि हम कहां हैं, आगे हमें कैसे करना है, क्या करना है, इन सारी बातों को भी हमें ध्यान रखना है। लोक सेवकों के कर्तव्य जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ सुनना, उनका तेजी से कानून, संविधान, नियमानुसार कार्य करते हुए पारदर्शिता के साथ समाधान करना भी बहुत आवश्यक है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे काम की दिशा बदल जाती, क्योंकि हमारा काम ऑल राउंड है। कहीं हम किसी से छिप नहीं सकते। हम सबकी जवाबदेही होती है। वो जवाबदेही का पालन हम कैसे करें, यह हमें सुनिश्चित करना होगा। मेरा मानना है कि लोक प्रशासन में तकनीकी और डिजिटल सेवाओं का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त जवाबदेह प्रशासन की दिशा में काम करना चाहिए। सुशासन नाम बड़ा प्यारा है। मन में सुशासन कहते ही कई तरह के भाव हमारे अंदर स्वयं आ जाते हैं, मन के अंदर से स्फुट होते हैं। लेकिन सुशासन, लेकिन उस पर विचार करके काम करना, ये अंतरात्मा के मन में जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, हम नहीं कर सकते। नागरिकों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए, चाहे हमें किसी भी पद पर कार्यरत हों। हमारा लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए। समाज के प्रति संवेदनशीलता रहकर कार्य करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम समाज के उस तबके के लिए हैं। हमको प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा यह अधिकार है कि उस व्यक्ति की संवेदनशीलता देखते हुए हमें काम करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, हमारी संवेदनाएं मरनी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की अगर संवेदनाएं मर जाती हैं तो वो जीने का उद्देश्य खत्म हो जाता है, जो कि हमारा राष्ट्र, हमारा विचार, हमारी संस्कृति ये स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि संवेदनाएं अगर व्यक्ति के अंदर नहीं होंगी तो वो मूड हो जाए। हमारी संवेदनाएं आवश्यकता है कि हम किस व्यक्ति को, जिसको आवश्यकता है, उसकी तकलीफ में हम कैसे शामिल हों, उसके परेशानी में हम कैसे खड़े रहें। इसलिए मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्यों आ रहा है? वो दो रूप लेकर के आपके पास आ रहा है। या तो वो आपके पास अभाव में आ रहा है। अगर वो आपके पास अभाव में आ रहा है तो आप सौभाग्यशाली हैं। उसके अंतर के मन को देखिए कि वो अभाव में आ रहा है और आपके पास आ रहा है। शायद वो और किसी से नहीं कह पाए,
तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। अगर वो अभाव में आ रहा है, अगर वो आपके भाव में आ रहा है, तो आप महासौभाग्यशाली हैं कि उसमें आपके प्रति इतना बड़ा मन और इतना बड़ा भाव उसके अंदर आपके प्रति है कि वो आपके भाव के अंदर आ रहा है। और मित्रों, आप ये दो परिस्थितियों में देख लेना, या तो व्यक्ति आपके पास अभाव में आएगा या आपके भाव में आएगा। चार बात कहीं आपके बारे में सुनेगा कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो इस मन से आएगा कि वे अच्छे लोग हैं, तो वो आपके भाव से आएगा, और आपके दायित्व से आएगा तो वो अभाव में आएगा। एक और है जो अंतिम है कि वो आपके प्रभाव में भी आए। अभाव, भाव और प्रभाव, उसको लगेगा कि इसमें मेरे को मेरी जो ये समस्या है उसका प्रभावी ढंग से कौन निदान कर सकता है। मैं वहां जाऊंगा तो निश्चित रूप से मेरा समाधान होगा। इसीलिए हमने एक लोक सेवक के रूप में हमें हमारा काम उस भाव और संवेदनशीलता के साथ हमें करना चाहिए। हमारे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्वों से हमें सेवा भाव सिखाना चाहिए। कभी कभी मैं कहता हूं, क्योंकि जब हमने नियुक्ति पत्र हमारे नए युवाओं को दिए थे तो मैंने कहा कि उनके साथ एक कर्तव्य बोध का एक पत्र भी देना चाहिए, और वो कर्तव्य बोध का पत्र हमने उनको दिया। देखिए, जब तक हमारे कर्तव्य का, वैसे सभी जानते हैं, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है तो लगातार स्मरण करानी चाहिए, स्मरण करानी चाहिए। स्मरण करने से क्या होता है, मन के व्यक्ति के भाव उससे ठीक होते हैं। कई लोगों के मन में भाव होता है कि मंदिर डेली डेली जाने से क्या होता है, लेकिन आप सभी को पता है जब जाते हैं तो कोई ना कोई मन का भाव ऐसा होता है, तो कहीं हम जा रहे हैं, हमारे मन में कोई सोच है तो वो बदल जाती है। यही स्मरण की बात होती है। जब हम बार बार स्मरण कराते हैं तो व्यक्ति के भाव बदलते हैं, और जब भाव बदलते हैं तो व्यक्ति के जीवन की दिशा भी बदलती है। सही कह रहे थे हमारे सीएस साहब, ये वास्तविकता है, ये जीवन की वास्तविकता है। स्वीकार करने नहीं करने की बात मैं इसलिए नहीं कहता हूं, ये मन की बात होती है। आपके मन में एक छोटी सी बात तो आपकी रातों की नींद खराब कर देती है। आपके मन में घूम घूम के वही विचार आए। मित्रों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ईश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है, उसके बाद आप अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी कुशलता से, माता पिता के तप से आपको एक लोक सेवक के रूप में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने का मौका मिला है। मैं हमेशा कहता हूं, चाहे वो माता पिता हो, चाहे विद्यार्थी हो, जीवन में उसकी पहली चाह होती है कि मैं आईएएस बन जाऊं, मैं आईपीएस बन जाऊं, मैं आईएफएस बन जाऊं। हर माता पिता के मन में होती है कि मेरा बेटा आईएएस बन जाए, आईएफएस बन जाए, आईपीएस बन जाए। हर स्टूडेंट के मन में होती है, उसका जीवन का लक्ष्य होता है। वो जीवन का लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ते हुए क्या करना चाहिए, ये भी लक्ष्य होना चाहिए।
ईश्वर ने आप जो बनना चाह रहे थे वो बनाया। माता पिता ने जो सपना देखा वो पूरा किया, आपने जो सपना देखा वो भी उन्होंने पूरा किया। लेकिन अब हमें क्या करना है ये आपको तय करना है। अब हमें क्या करना है, हमें किस लिए बनाया, किस लिए हम भारत की उत्कृष्ट सेवा में हम आए हैं। तो हमें देश के लिए, समाज के लिए, मेरे माताजी पिताजी, मेरे पूर्वजों के सम्मान के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे मन में अगर विचार रहेगा तो रात की नींदें भी ठीक आएंगी, किसी तरह से दिक्कत भी नहीं होगी। और नहीं तो मैं देखता हूं कि कई लोग मेरे सामने आते हैं, मैं कई बार उनको देखता हूं, मन में कुछ होता है लेकिन चिंता उनको बहुत सताती है, चिंता बहुत सताती है। और चिंता का कारण कोई और नहीं होता है, हम स्वयं होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे मन में अगर वो विश्वास होगा, जिस दायित्व पर बैठे वो दायित्व पूर्ण करने की मन की इच्छा होगी, तो आपको कोई भी चिंता सताने वाली नहीं है। यह मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। हमारे राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी संपूर्ण जीवन लोक सेवार्थ राष्ट्र को समर्पित रहा है। राज्य सरकार लोकहित, त्वरित एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की संकल्पना हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस हेतु सेवाओं की सरल, सुगम और त्वरित प्रदायी के लिए नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पादन नीति, नई पर्यटन नीति, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, नवीन खनिज नीति जैसी महत्वपूर्ण नीतियां जारी की गई हैं। मुझे खुशी है कि ग्राम स्तर तक ई फाइल प्रणाली को लागू कर दिया गया है तथा सभी विभागों में ऑनलाइन पेपरलेस कार्य हो रहा है। लेकिन इसका मूल्यांकन कौन करेगा, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? मैं हमेशा कहता हूं कि हम कोई भी कार्यक्रम करें, कोई भी योजना लाएं, उस योजना का आंकलन करने का, मूल्यांकन करने का, उसकी मॉनिटरिंग करने का प्रभावी कार्य भी हमें उसके साथ में जोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे काम का आंकलन कई बार कहते हैं 1 साल में हो, 6 महीने में हो। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप अपने काम का आंकलन अगर प्रतिदिन करने लग गए तो महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर करने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम का प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट काम होने के बाद, ऑफिस के बाद, आप एक ही काम कि आज का मेरा काम लोक सेवक होने के नाते आज का मैंने मेरा काम कितना किया है, उसका आंकलन कोई और नहीं, मैं स्वयं कर सकता हूं। एक बार आंकलन आप करेंगे तो आपका पूरा काम एक ही दिन के 2 मिनट की सोच पर पूरा काम होता है। कभी हम अगर इस बात की चिंता करने लग गए तो बहुत बड़ा काम हमारे जीवन को भी सुगम बनाता है और लोक सेवक के रूप में भी एक सच्चे सिपाही की तरह हमको काम करने का मौका मिलता है, जिससे आमजन के कार्यों के निस्तारण में तेजी आई है एवं इससे आमजन लोक सेवकों के समय एवं श्रम की बचत हो रही है तथा कम समय में अधिक कार्य निस्तारण हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जन अभियोगों का निराकरण सुशासन का एक अभिन्न अंग है। लोक सेवकों द्वारा कार्यों को संपादित किए जाने के उपरांत भी उन कार्यों के प्रति सामान्य जन की कुछ शिकायतें रह जाती हैं। ये मैंने वही कहा है कि इसका आंकलन अगर हम करेंगे तो वो भी शिकायतें नहीं रहेंगी। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से 1.5 करोड़ से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है
गत एक साल में दर्ज लगभग 33 लाख मामलों से 99% से अधिक निस्तारण हो चुके हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। शिकायत निस्तारण का औसत समय घटकर 15 दिवस रह गया है तथा संतुष्ट व राहत प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें और कमी आए, ये घट करके और आए। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये और भी घट करके आएगा। एक मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इस बीसी में जिला कलेक्टर, एसपी वो भी जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए हमारे काम बहुत सारे होते हैं। आपको लगता होगा कि इतना समय मैं कैसे निकालूं, लेकिन मुझे लगता है वो काम ऐसे हैं कि जो आपके काम का समय का भी निर्धारण करेंगे और आपके उस समय में से वो समय भी निकल करके आएगा। क्योंकि मैंने देखा, जब मैं गांव में जाता हूं, कई तरह के केस होते हैं। हमारे एसडीएम हैं और कलेक्टर साहब के माध्यम से कलेक्टर महोदय एसडीएम को कह करके उनको निस्तारण कराए। पुलिस अधीक्षक हमारे सीओ या थानेदार से कह करके उनका निस्तारण कराएं। हमें खूब पता है कि 60% 65% केस ऐसे होते हैं, अगर हमने जन सुनवाई के माध्यम से उनको ठीक प्रकार से किया तो हमारे केसों की संख्या बहुत कमी हो जाएगी और आपको ज्यादा काम करने का समय भी आपको मिलेगा। हम क्या करते हैं कि एक दिन हमने कर ली, फिर 2 महीने कई 1.5 महीने हमने नहीं की। आप अगर उसका रूटीन बना लेंगे, हाँ पहले समय जरूर लोग ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप समाधान करेंगे उनकी संख्या घटती हुई चली जाएगी। कोई भी हो, संख्या घटती हुई चली जाएगी, निस्तारण का काम भी आपका बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जन सुनवाई के माध्यम से 1 घंटा निर्धारित करें और निर्धारित करते हुए उन समस्याओं का समाधान और समाधान के लिए भी आप उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी एक व्यक्ति लगाएं कि हमारी कितनी समस्याएं, उनमें से समाधान कितने का दिया। यह आंकलन आवश्यक है। समस्या सुनना और उनका आंकलन करना, दोनों में अंतर है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप आंकलन करेंगे तो आपको संतुष्टि भी होगी और आपको लगेगा कि मैंने ये काम किया है और जनता का काम बहुत ही सुगम तरीके से हो रहा है। एक हम 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह भी मनाते हैं। राजस्थान का देश के 3 राज्यों में उसका काम आया है, लेकिन सुशासन पर फिर मैं थोड़ी देर कहना चाहूंगा आपसे, क्योंकि मैं वरिष्ठ लोगों से भी कहना चाहता हूं, हमारा परिवार हो, हमारा समाज हो, हमारा लोक सेवक हो, कुछ चीजें जो नई पीढ़ी आती है वो बड़े लोगों से सीखते हैं। बड़े लोगों से सीखते हैं, लेकिन उसमें सीखने में 2 बात होती है। अच्छी बात होती है, उसको पहले सीखते हैं। अच्छी का भाव क्या है क्या नहीं है, यह मन का आंकलन है। लेकिन लोक सेवक के लिए जो कुछ बातें सीखनी चाहिए, नीचे वाली पीढ़ी को जो हमें इंगित करना चाहिए, क्योंकि जैसा परिवार में माताजी पिताजी करेंगे, दादा दादी जी करेंगे, वही संस्कार हमारे छोटे बच्चों को मिलेंगे। कभी कभी मैं देखता हूं जो हमारे अधिकारी नए नए आते हैं, बिल्कुल साफ क्लीन कोरे कागज की तरह आते हैं। वो आपकी स्याही की इजाजत मांगते हैं। इजाजत क्या मांगते हैं कि वो आपसे सीखते हैं कि मुझे कौन सी स्याही चलानी है, कब चलानी है। कभी कभी हम इस बात को भूल जाते हैं और नीचे वाला जो सोच नहीं सकता
वो उस रास्ते को जाना नहीं चाहता, हम उसको वो रास्ता दिखा देते हैं। जीवन में उसका भला नहीं होता है, लेकिन उसका बुरा करने की स्थिति हम बना देते हैं। इस बात का भी हमें विचार करना चाहिए कि उस लोक सेवक को जो नया आया है उसको हमें कैसा बनाना है, इस पर भी विचार करना चाहिए। मैं आपको आज स्पष्ट कुछ मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मेरे मन की बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज मुझे मौका मिला है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन पहचान उसी की हुई है जिसने समाज के लिए समर्पित होकर के और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए काम किया है। चाहे 4 पीढ़ी निकल जाए, 5 पीढ़ी निकल जाए, उसका काम उसको दिखता है, लोग अच्छे मन से उसको याद करते हैं। कई बार मन में विचार आता है, कहीं कोई नाम आता है, मैं देखता हूं, मैं भी मेरे आप लोगों से भी चर्चा करता हूं, जब मैं देखता हूं तो आप में से ही कह दो, और ये वास्तविकता है। उसका जो जवाब आता है वो अपने आप आ जाता है, और नीचे भी छुपा नहीं है, हमसे भी छुपा नहीं होता। इसलिए हमें एक ऐसे लोक सेवकों का निर्माण करना चाहिए, उनको ये इंगित करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि दृष्टि जैसी होगी आगे वैसा ही काम होगा। इसलिए हम सभी जो सीनियर हैं उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, और उस जिम्मेदारी को समझते हुए आपने समझा होगा कि नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और स्वयं के प्रति उस कोरे कागज वाले व्यक्ति को हम अंधकार की ओर ढकेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन सारी चीजों को समझते हुए हमें काम करना चाहिए। हमारा जीवन है, हमारी तो 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल कितनी है, लेकिन उसकी तो पूरी जीवन पड़ा है, इसलिए हमें उसमें काम करना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग, मुझे विश्वास है, क्योंकि घोषणाएं हो जाती हैं, उन घोषणाओं की क्रियान्विति होना प्रमुख है, घोषणाएं होना प्रमुख नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, मेरा जब बजट बनता है, जब भी मैं कहता हूं, मुझे ये आवश्यकता नहीं है कि कौन सी घोषणा, लेकिन मुझे वो घोषणा करनी है जिसकी घोषणा जमीन पर आ जाए, उसका काम जमीन पर हो जाए, वो ही हमें करना है। ऐसी ड्यूटी कोई नहीं करनी है। जमीन पर हमें कैसे उतारना है, उसकी कल्पना पहले हमारे मन में आनी चाहिए। कई हमारे ऐसे विषय हैं जिनमें अच्छा काम आपने किया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर राजस्थान में हरियाली राजस्थान का अभियान चला था, और आप सभी लोगों ने जिस हिसाब से मेहनत की, वो अभियान हमारा पूरा हुआ और हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का काम किया। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, क्यों आपने जिस तरह की योजना बनाई और उसमें काम हुआ। 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगाए गए थे। इस वर्ष वो हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया है, इसलिए उसकी तैयारी भी हम सबको अभी से करनी पड़ेगी। राज्य में निवेश को प्रोत्साहन कर रोजगार सृजन एवं राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 9 से 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें निवेशकों द्वारा 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू आए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 3 महीने के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू ग्राउंड ब्रेकिंग करके आप सबने अच्छा काम किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हमारी सरकार द्वारा
एमओयू को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने के लिए निवेशकों से समन्वय कर उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि आगे अगर इसी तरह से चला तो निश्चित रूप से हमारे राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू हुए थे उनको हम नीचे उतारने का काम करेंगे। विकसित राजस्थान 2047 सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हमारा संकल्प है। इसके लिए हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के हर क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मजबूत हो और हमारा प्रदेश समृद्धि की ओर तेजी से अग्रसर हो। पेयजल, सिंचाई हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख चुनौतियां रही हैं और मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये प्रमुख चुनौतियां हैं, लेकिन इसमें हम एक साल के अंदर काफी इसमें बढ़े हैं। लेकिन हमने इस दिशा में ठोस कदम उठाए, चाहे राम जल सेतु, यमुना जल समझौता हो, जैसे प्रोजेक्टों को गति मिली है ताकि पेयजल, सिंचाई के लिए भरपूर जल मिल सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।